कल मैं होली के लिए अपने घर निकल जाऊंगा। तुम्हें आज का ही दिन मिला था ये सब करने के लिए। आज नहीं तो कब करते? तू आज यहाँ पर है, इसीलिए तो ये प्लान बनाया। अरे यार, तुम लोग चकना नहीं लेकर आए क्या? एक तो इतनी मुश्किल से हॉस्टल में पार्टी करने को मिली है, वो भी ऐसी आधी अधूरी। अरे यार, कुछ तो लेकर आना चाहिए था। ना नमकीन है ना सींगदाना। बेटा, वो चाहिए तो तुझे कैंटीन से ही लेकर आना पड़ेगा, और कैंटीन की चाबी मोहन के कमरे में मिलेगी। तो तू मोहन के कमरे में जा, चाबी ले और कैंटीन से जो चाहिए वो ले आ। मेरा काम दारू का जुगाड़ करने का था तो मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मैं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम में से कोई भी और नहीं पिएगा। अरे हाँ भाई हाँ, नहीं पिएगा तेरे आने से पहले कोई। अमन चकना लेने के लिए दबे पांव अपने रूम से निकलकर नीचे रसोइये के कमरे की तरफ जाता है। वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलता है और घुटनों के बल चलता हुआ उसके बिस्तर की तरफ पहुंचता है। बगल में रखी टेबल पर वो हाथ मारकर देखता है, मगर उसे वहां चाबी नहीं मिलती। अरे यार, कहाँ रखी है इसने चाबी? अगर इसने चाबी अपने तकिए या बिस्तर के नीचे रखी होगी ना, तब तो मिल जाएगी मुझे। और अगर अब बिना चकना लिए ऊपर गया तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे तो ये गहरी नींद में सो रहा है। कोशिश करता हूँ तकिए के नीचे देखने की। अमन धीरे से अपने हाथ से तकिए के नीचे चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे बिस्तर पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। अचानक उसे एक बहुत ही अजीब सी गंध आती है। जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है, उसके पूरे हाथ पर खून सना हुआ था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और पूरे बिस्तर पर हाथ लगाकर देखता है। बिस्तर पूरा खून से भरा हुआ था। वो मोहन को उठाने की कोशिश करता है, मगर मोहन का शरीर बिल्कुल बेजान वहां पड़ा था और पूरी तरह खून से लथपथ था। इससे पहले कि अमन चिल्लाकर लोगों को वहां इकट्ठा कर पाता, मोहन का बेजान शरीर अचानक अकड़ने लगा। अमन घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी अचानक उस मुर्दा ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके सामने खड़ा हो गया। डर के मारे अमन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया और एक तेज चीख के साथ अमन उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। अमन की चीख सुनकर सब लोग नीचे की तरफ दौड़े, मगर वहां ना तो अमन था और ना ही मोहन। लेकिन मोहन के बिस्तर और कमरे के फर्श पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। अमन कहाँ है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो यहीं पर आया था क्या? वो यहाँ पर आया था? लेकिन इतनी रात को वो यहाँ करने क्या आया था? पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। मुझे अभी के अभी पुलिस को कॉल करना होगा। उस कमरे का हाल और मोहन व अमन के गायब होने की खबर हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स में फैल चुकी थी। टीचर्स ने सभी को वहां से हटाकर अपने अपने कमरों में भेज दिया। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची, मगर जैसे ही उन्होंने मोहन के कमरे का दरवाजा खोला तो टीचर हर्षित और मोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो कमरा कुछ देर पहले तक खून से लथपथ था, अब वहां खून का एक नामो निशान भी नहीं था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। पागल समझ रखा है हमें। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। टाइम खराब करने के लिए बुलाया हमें। नहीं सर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। हमारे हॉस्टल का स्टूडेंट अमन और इस कमरे में रहने वाला हमारा रसोइया मोहन दोनों गायब है। थोड़ी देर पहले हम सबने अमन के चीखने की आवाज भी सुनी थी। हाँ सर, हर्षित बिल्कुल ठीक कह रहा है। पता नहीं अमन और मोहन कहाँ है। आप प्लीज जांच कराइए। बड़ा ही अजीब मामला है। खैर, हम उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब तक खतरा टल नहीं जाता तब तक मेरे 2 हवलदार यहाँ पहरा देंगे। और हाँ, जब तक हमें अमन और मोहन मिल नहीं जाते और ये पता नहीं चल जाता कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, तब तक कोई भी इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा। ना कोई टीचर, ना स्टाफ और ना ही कोई स्टूडेंट। ठीक है सर, हम किसी को यहाँ से नहीं जाने देंगे, लेकिन प्लीज आप सबकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। ठीक है। सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी अपने 2 कांस्टेबल वहीं छोड़ जाते हैं। अगले दिन तक भी पूरी छानबीन के बाद अमन और मोहन का कोई अता पता नहीं चलता।
सभी लोग कैंटीन में डरे सहमे बैठे थे। त्योहार के समय ऐसा होना कितना अशुभ है। पता नहीं, मुझे तो किसी बहुत बड़े खतरे का अंदेशा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तो बस किसी बड़ी अनहोनी की शुरुआत है। मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ यार। तू ऐसी बातें बोल बोल कर मुझे और मत डरा। कल रात से अब तक इसी डर में बैठे हैं। अगर जागता रहा तो यही सब सोचता रहूंगा। मैं सो जाता हूँ। कम से कम कुछ देर तो इन सब बातों से राहत मिलेगी। मोहित वहां से चला जाता है। डर के मारे या तो आधे स्टूडेंट अपने कमरे में ही थे और बाकी बचे हुए कैंटीन में साथ बैठे थे। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। मोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे लाइब्रेरी की तरफ से किसी की आवाज आई, जैसे कोई बड़ी ही दबी सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। मोहित, मोहित, होली आने वाली है। तुम मेरे साथ होली नहीं मनाओगे क्या? वो दोनों तो मेरे साथ खून की होली मना चुके। अब तुम्हारी बारी है। क्या? कौन है यहाँ? देखो, जो भी है, मेरे साथ ये मजाक करना बंद करो। मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ। प्लीज, जो भी है, सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन शायद तुम मुझे देख नहीं पा रहे। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें तो बस मेरे साथ वो खून की होली खेलनी है। उसके बाद तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां पर मैंने उन दोनों को पहुंचाया है। अचानक पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छा गया। बाहर के रोशनदान से बस आसमान में चमक रहे चांद की रोशनी अंदर पड़ रही थी और उसी रोशनी में एक बड़ी ही भयानक परछाई मोहित की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मोहित वहां से भागने के लिए अपने कदम पीछे की तरफ करने लगा, मगर तभी सीढ़ियों से उसका पैर टकराया और वो वहीं गिर पड़ा। वो परछाई धीरे धीरे उसके और पास आने लगी। देखो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आखिर तुम हो कौन। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता। अचानक वहां भयानक हंसी की गूंज उठी और चांद से पड़ने वाली रोशनी को काले बादलों ने ढक लिया। उसी वक्त मोहित के चीखने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर सब बुरी तरह डर गए और जल्दी से रूम की तरफ भागे, मगर ना तो मोहित रूम के अंदर था और ना ही कॉरिडोर में। हाँ, कॉरिडोर में खून की ताजा बूंदें गिरी हुई थीं। ये देखकर सबके होश उड़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अमन और मोहन और अब मोहित। नहीं, कहाँ है आखिर वे दोनों कांस्टेबल जिन्होंने कहा था कि हम सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी है? इन लोगों की वजह से हम अपने घर भी नहीं गए और ये लोग इस तरीके से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। इनकी नाक के नीचे से मोहित गायब हो गया। आखिर हो क्या रहा है ये सब? तुम ठीक कह रहे हो हर्षित। जब पुलिस हमें सुरक्षित रख ही नहीं सकती तो हम यहाँ पर क्यों रुके? ऐसे तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं जाकर उन कांस्टेबल से बात करता हूँ। तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अब तो अकेले कहीं जाने में भी डर लग रहा है। पुलिस कांस्टेबल्स हॉस्टल के बाहर जहां बैठे थे, खन्ना सर, हर्षित और कुछ स्टूडेंट्स वहां गए, मगर बाहर जाकर उन्होंने देखा कि कांस्टेबल्स की छड़ी और हथियार वहीं गिरे हुए थे, पर वे दोनों वहां नहीं थे। वहां सिर्फ खून के निशान थे। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है उन दोनों कांस्टेबल्स के साथ भी वही हुआ है। जब पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? आप जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए और कहिए कि पूरी टीम लेकर यहाँ आए। खन्ना सर पुलिस को कॉल करके वहां बुलाते हैं और जब पुलिस को एक बात पता चलती है तो उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाती है। क्या हमारे दोनों कांस्टेबल्स भी गायब है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? और तुम लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पर खून के निशान थे। ना तो यहाँ कोई खून के निशान है और ना ही कॉरिडोर या रूम में। कहीं इस सब के पीछे तुम लोगों का ही तो हाथ नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग खुद यहाँ इतने डरे हुए हैं और आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपने ही तो कहा था कि आपके पुलिस कांस्टेबल्स जब तक यहाँ हैं तब तक हमें कोई खतरा नहीं। अरे वे दोनों तो खुद को भी नहीं बचा पाए। मैं ना तो खुद यहाँ रहने वाला हूँ और ना ही किसी स्टूडेंट को यहाँ रहने दूंगा। मैं आप लोगों पर भरोसा करके किसी की जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कल सुबह होते ही हॉस्टल खाली कर देना। रात को इतने सारे स्टूडेंट्स को वापस भेजने के लिए गाड़ियां भी नहीं है। बस आज रात जैसे तैसे मैनेज कर लीजिए। लेकिन कल तो होली का दिन है सर, और उस दिन तो पूरे शहर में चक्का जाम रहता है। कल यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दिन कैसे न कैसे काटना पड़ेगा, लेकिन कल हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पहरा देगा। हमें और अलर्ट रहना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है और वे सब लोग कहाँ हैं। अभी के अभी हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक ही रूम में जमा करो। सब अलग अलग रहेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। पुलिस ने हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल के ऑडिटोरियम रूम में इकट्ठा किया। तभी वहां अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अब किसके चिल्लाने की आवाज आई? सब लोग तो ऑडिटोरियम रूम में हैं, तो फिर चीखा कौन? खन्ना सर यहाँ पर नहीं है। उन्होंने हम लोगों को अंदर भेजा, लेकिन खुद अंदर आए ही नहीं। उन्होंने कहा था कि वो वॉशरूम से आ रहे हैं। शायद ये उनकी ही आवाज थी। मैंने मना किया था कि कोई भी अकेले कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? सर, अगर सर के चीखने की आवाज आई है तो गारंटी है कि वो भी वापस नहीं मिलने वाले। हम लोगों को यहाँ बहुत डर लग रहा है। एक एक करके सब लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और आप लोग भी कुछ पता नहीं लगा पा रहे। हमें यहाँ से निकालिए। मैंने कहा ना, यहाँ से नहीं निकल सकते। और मैंने कहा था कि सब एक ही रूम के अंदर रहो। अब कोई यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही कोई बाहर जाकर किसी को ढूंढेगा। इंस्पेक्टर ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया ताकि ना तो कोई अंदर से बाहर जा पाए और ना ही कोई बाहर से अंदर आ पाए। कुछ देर बाद सब लोग सो गए, मगर अगले दिन जैसे ही सबकी आंख खुली तो बाहर तेज बारिश चल रहा था। सड़कों पर गहरा पानी भर गया था, इसलिए अब उनके लिए वहां से निकलना और भी मुश्किल हो गया था। अब हम लोग कैसे निकलेंगे यहाँ से? आपने रात को निकलने नहीं दिया, कहा था कि सुबह चले जाना। और अब एक तो पहले ही होली का दिन है और ऊपर से ये बारिश और तूफान। अब भला इस तूफान के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, जैसे रात भर तुम लोग यहाँ रहे, वैसे ही कुछ देर और निकाल लो। जैसे ही ये बारिश बंद होगी और रास्ता साफ होगा, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल दूंगा। सब लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 8 बजे तक भी लगातार बारिश होती रही। हर्षित ऑडिटोरियम की खिड़की पर खड़ा था। होली का दिन था तो आज पूर्णिमा थी, मगर बारिश और तूफान की वजह से चांद बादलों के पीछे ढका हुआ था। रात के लगभग 12 बजे रहे थे। हर्षित का मन बेचैन हो रहा था, इसलिए वो ऑडिटोरियम की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक बिजली कड़की और उसका ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि कोई आदमी हॉस्टल के पीछे की बेसमेंट की तरफ जा रहा है और उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। वो घबराते हुए तेजी से दौड़कर इंस्पेक्टर के पास आया। सर उठिए, मैंने अभी किसी आदमी को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा है। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला है। जबकि हैरत की बात तो ये है कि हमारे कॉलेज की ये बेसमेंट तो पिछले 20 साल से बंद है। इसे आखिरी बार 20 साल पहले खोला गया था। उसके बाद से उस पर ताला लगा है, और अगर हम सब यहाँ हैं तो बेसमेंट का ताला खोला किसने? अब ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा। चलो, लेकिन सब लोग जरा सावधान रहना। इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम और कुछ स्टूडेंट्स को लेकर बेसमेंट के बाहर पहुंचा। उसने देखा कि सच में वहां का ताला खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। नीचे से हल्की हल्की रोशनी भी चमक रही थी। वे लोग दबे पांव धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने लगे, मगर उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक काला यज्ञ चल रहा था और उसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि खन्ना सर ही थे। उन्होंने अमन, मोहित, मोहन और दोनों कांस्टेबल्स को जख्मी हालत में एक काले कपड़े पर लिटाया हुआ था। ये सब देखकर सबके होश उड़ गए और उन्हें वहां देखकर खन्ना सर बौखला उठे। इसका मतलब इस सब के पीछे तू था। अब तो तू पकड़ा गया। बता, ये सब क्या कर रहा था तू? सुनो हर्षित, तुम अपने दोस्तों के साथ इन लोगों को यहाँ से ले जाओ। इनकी हालत ठीक नहीं है। मेरे दोनों कांस्टेबल्स को भी अपने साथ ले जाओ। खबरदार, अगर इन लोगों को छूने की कोशिश भी की तो सबको मार डालूंगा मैं। वो तो अब वक्त ही बताएगा।
खन्ना सर वहां से उठे और भागने की कोशिश करने लगे, मगर तभी पुलिस ने उन्हें वहीं रंगे हाथों पकड़ लिया और इन सब के पीछे जो कारण निकलकर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। अगर होली की रात में आज इन 5 की बलि दे देता तो मुझे मेरी सिद्धि प्राप्त हो जाती। उसके बाद मैं जिस चीज का नाम लेता वो मुझे मिल जाती, दौलत, शोहरत, पैसा, नाम, सब कुछ। मगर तुम लोगों ने मेरा खेल खराब कर दिया। मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया है तू? ले जाओ इसे यहाँ से कांस्टेबल। पुलिस ने खन्ना सर को गिरफ्तार कर दिया। बाकी सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से मोहन और एक पुलिस कांस्टेबल को बहुत गहरी चोट लगी थी, इसलिए उनकी जान नहीं बच पाई। मगर हर्षित की सतर्कता की वजह से उसके दोनों दोस्त और एक कांस्टेबल की जान बच गई। आज भी समाज में खन्ना सर जैसे न जाने कितने लोग जिंदा हैं जो अंधविश्वास और अपने सनकीपन की वजह से ऐसे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए खासकर होली जैसे त्योहार के समय सतर्क रहिए। क्या पता कौन खन्ना सर जैसा राक्षस इस रंगों भरे त्योहार को बेरंग बनाने के लिए आपके आसपास ही मंडरा रहा हो।